हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। इस वीडियो को आप सबके लिए लाया गया है। आप सबका एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि मैम किस तरीके से हम पीएचडी के लिए जो रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है उसको हम कैसे रेडी कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज इस वाली क्लास में आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और अच्छे से बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी कर रहे हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है लेकिन रिसर्च प्रपोजल समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपको पूरी हेल्प करने वाला है। और यहाँ पर आपके लिए एक पूरा एग्जाम्पल के फॉर्म में एक प्रपोजल मैंने रेडी किया है जो देखकर आपको बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये बनता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम पूर्ति शर्मा है, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। और यहाँ पे आज बात हो रही है पीएचडी रिसर्च प्रपोजल की। उससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे जो भी आपको क्वेश्चंस होते हैं पीएचडी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी दिक्कतें आती है कि मैम कैसे करें, क्या करें, उन सब का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिला करेगा। साथ ही साथ जो आपका कंटेंट है, जो आपकी स्टडी है, वो सबके एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जा रही है। लेकिन ऐसी चीजों का पता होना भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे, ज्यादा कुछ बहुत मेजर नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है कि हम ज्यादा टाइम लेंगे, तो जल्दी से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको करना होगा अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, अगर आप जो भी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये है आपके रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट कि क्या फॉर्मेट होता है, किन चीजों को आपको लिखना पड़ता है। तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली इस तरीके से आपको पेजेस होंगे, कुछ पेजेस का आपको बनाना होगा। सबसे पहले ये जो आपको है, यहाँ पर आपको एक फ्रंट पेज रेडी करना होगा। फ्रंट पेज पर आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपके ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम आता है, फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप किस चीज पर रिसर्च करोगे उस टॉपिक का नाम आएगा। तो यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपका नाम आएगा किसका, आपके टॉपिक का जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो। देन उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपका नाम आएगा, रिसर्च सबमिटेड बाय यू, यानी कि आपका नेम आएगा, और यहाँ पे आपकी डेट आएगी। तो इस तरीके से आपको अपना फ्रंट पेज पहले बनाना पड़ेगा। जैसे स्कूल में आप फाइल सबमिट करवाया करते थे, लेकिन उसके बाहर एक फ्रंट पेज हुआ करता जिसपे सब कुछ लिखा होता था कि ये फाइल किस सब्जेक्ट की है, आपका नाम क्या है, ये सब आपका लिखा होता था, राइट। वही चीज आपको सबसे पहले अपना फ्रंट पेज रेडी करना होगा। उसके बाद अंदर आपको क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखिए ये सब चीजें आपको अंदर लिखनी होगी। इन सब के बारे में लिखना होगा जो पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले टाइटल, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है टाइटल, और बहुत ही सुंदर सुंदर लिखना होगा, बिल्कुल साफ राइटिंग में, बिल्कुल अच्छा। मतलब कि कहने का मतलब ये ज्यादा बहुत ज्यादा भरना नहीं है कि बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि जो देखने वाले हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई लाओ भाई अपना रिसर्च प्रपोजल दो, और वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भरा पड़ा है, ऐसे भरा हुआ नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। टाइटल में क्या आएगा, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल में बताऊंगी, भी दिखाऊंगी भी, आपको वहां पे अच्छे समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, यानी कि जिस टाइटल पे, जिस विषय पर आप लिख रहे हो उस विषय के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा कि वो विषय है क्या, वो विषय जिस पे आप लिख रहे हो, जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो उसका मतलब क्या है, वो चीज यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देना होगा। उसके बाद आपको आगे थर्ड पॉइंट बनाना होगा जहां पर आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन लिखने होंगे। रिसर्च क्वेश्चन यानी कि आप किस चीज पर रिसर्च करने वाले हो, क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर आप खोजने वाले हो। रिसर्च करना यानी कि किसी चीज को खोजना, तो आप किन क्वेश्चन को खोजना चाहते हो, किन का आंसर आप खोजना चाहते हो, वो सब क्वेश्चंस आपके होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल अच्छे अच्छे से। और उसके बाद या फिर आप कह सकते हो आपका उद्देश्य क्या है, उसी के अंदर आप थोड़ा सा अपना उद्देश्य भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बाद में यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं क्या, लिटरेचर रिव्यू। आपको बाद में करना होगा लिटरेचर रिव्यू, यानी कि आपको बताना होगा कि आप अगर ये रिसर्च के लिए रेडी कर रहे हो, आपने ये टॉपिक लिया, आपने टॉपिक हमें बता दिया कि ये टॉपिक है, ठीक है, हम समझ गए। आपके क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं आपने हमें वो बता दिया, ठीक है।
अब आप ये बताओ कि आप और इससे पहले कौन कौन से रिसर्च पढ़कर आए हो, किन किन रिसर्चों को देखकर आप ये काम करोगे। तो लिटरेचर रिव्यू वही होता है कि आपने उससे पहले कौन कौन से लिटरेचर जिन पर रिसर्च हो चुकी है, इस टॉपिक पे जो रिसर्च हो चुकी है, किन किन को आप पढ़कर आए हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी को लाना होगा, यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी कि आप अपनी रिसर्च कैसे करोगे, आपका क्या तरीका रहने वाला है, किन किन आप एक्सपेरिमेंट लाइक हम कहते हैं ना कि आप किस टाइप की रिसर्च करोगे, आप किस तरीके के टूल्स का यूज करोगे, तो वो सब टूल्स वगैरह ये सब आपके यहाँ पर आएंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर भी आप दिखा सकते हो अपना ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से, आपका उद्देश्य क्या है रिसर्च को करने का, किस उद्देश्य से आप यहाँ पे रिसर्च करने आए हो, वो सब रिसर्च के पॉइंट आपके लिखे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है रिसर्च प्लान एंड टाइमलाइन। जरूरी नहीं है कि टाइमलाइन आप लिखो, लेकिन फिर भी लिख सकते हो अगर आपको आइडिया है अपनी रिसर्च का कि भाई इतने टाइम में मैं रिसर्च में इतने टाइम में सैम्पलिंग कलेक्ट करूंगा, इतने टाइम मुझे लिटरेचर रिव्यू में लगेगा, ये सब टाइमलाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी पूरा एग्जाम्पल से बताऊंगी। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा रेफरेंसेस, यानी कि आपने किन किन चीजों से, अगर आप रिसर्च करके आए हो तो आपने किन किन चीजों से रिसर्च करी है, क्या क्या सोर्सेज आपने अपनाया है, ये आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स को आप लोग लेकर आए हो, सॉरी टॉपिक्स नहीं, बेसिकली कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या चीजें उठाई है जो आपने अपने इस रिसर्च प्रपोजल बनाने में रेडी करा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक कहते ना कि क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बस लेकर आ गए हो और आपने कहा नहीं ये तो हमने खुद से अपने आप ही रिसर्च करेंगे, हम तो कुछ किसी का नहीं ले रहे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो वहां पर हम बहुत सारे लोगों के रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं, वहां से हम बहुत सारे पॉइंट्स अपने रिसर्च में मेंशन करते हैं। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ से लिया है। अगर आप नहीं बताओगे तो माना जाएगा कि आपने प्लेगरिज्म किया है, यानी कि आपने शोध की चोरी करी है। तो इसलिए यहाँ पर रेफरेंसेस का ऑप्शन जरूर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब रिसर्च प्रपोजल बेसिकली रेडी कैसे करना है प्रॉपर इन पॉइंट्स के थ्रू, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टाइटल का है। तो सबसे पहले आप सबको टाइटल यानी कि आपको एक विषय सोचना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिख रखा है, द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, लोकतांत्रिक सहभागिता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। तो टॉपिक का नाम हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, यानी कि इसका परिचय दूंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। क्या बताया कि भारत में चुनावी सुधार यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। लेकिन इन सुधारों का प्रभाव नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर क्या पड़ता है, इस पर अभी तक व्यापक शोध नहीं हुआ है। हमने पहले इसके बारे में बताया कि भाई ये है क्या, ये टाइटल है क्या, आपके चुनावी सुधार क्या होते हैं वो मैंने बताया, इससे चुनाव अच्छे होते हैं, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। फिर मैंने क्या कहा कि लेकिन इन सुधारों का प्रभाव नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी पर क्या पड़ता है, इस पर अभी तक अच्छे से शोध नहीं हो पाई है। यह शोध यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि क्या चुनावी सुधार नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। तो ये रिसर्च इस चीज को खोजेगा कि सच में भागीदारी को बढ़ाने में हेल्प हुई है या नहीं हुई है। तो आपने इंट्रोडक्शन में दिया और क्या इससे होगा वो आपने बता दिया, और आपके यहाँ पे शोध में उद्देश्य क्या क्या रहेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में ही आप थोड़े से गिने चुनी बातें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसका सेपरेट भी ऑप्शन बनाया गया है, क्या बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च वो भी बनाया गया है, बट यहाँ पे एक दो पॉइंट मेंशन कर सकते हो अगर आपको लगता है, नहीं तो इतना काफी है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा कि शोध का उद्देश्य यह समझना है कि हाल ही के चुनाव सुधारों ने भारत में मतदान प्रक्रिया और नागरिकों की भागीदारी को कैसे प्रभावित किया है, हमें यह देखना है हाल ही में कैसे प्रभावित किया है। दूसरा, यह जांचना कि सुधारों से जनता के राजनीतिक जागरूकता और चुनावों में विश्वास में क्या बदलाव आया है, कि जनता कितनी जागरूक हुई है राजनीति में आने से, राजनीति के प्रति, और चुनावों में कितना विश्वास करने लगी है, हमें यह भी इससे देखना होगा। इस रिसर्च का ये पर्पस है। तो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर विषय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, अच्छे से बता दिया कि क्या है और क्यों है, ये भी बता दिया। तो बहुत अच्छी बात बताई है। इसके बाद
तीसरा ऑप्शन क्या था, रिसर्च क्वेश्चंस, कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप बेसिकली उस रिसर्च में मेन किन क्वेश्चंस पर एक आप रिसर्च करोगे, किन क्वेश्चंस को आप आंसर्स दोगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में चुनावी सुधार ने भारत के मतदाता की भागीदारी को बढ़ाया है, क्वेश्चन मार्क, या नहीं बढ़ाया। तो हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हाल ही में जो हमने चुनावों में सुधार करे है, क्या उससे भारत के अंदर भागीदारी बढ़ी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देखना होगा जब हम रिसर्च करेंगे। दूसरा, चुनावी सुधारों से राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। जो वहां पे पीछे लिखा था ना, या तो आप वहां लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, नहीं तो आपको ये सेपरेट अगर आप बना लोगे, सेपरेट अगर आप क्वेश्चन बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कि चुनावी सुधारों में से राजनीतिक जागरूकता और विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, क्या चुनावी सुधारों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया है या नहीं बनाया, क्या इससे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अच्छी हुई है नहीं हुई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको एक अपना विषय लिखना होगा, सबसे पहले विषय लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पर एक दो उद्देश्य वाली लाइनें लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य या तो आप सेपरेट लिखो, यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन भी आपका वही है, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च उद्देश्य सेम ही है। जिन क्वेश्चन को आप खोज रहे हो वही तो आपका उद्देश्य है ना, उसका आंसर निकालना, तो कोई ऐसे अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिसर्च के क्वेश्चंस को लिखोगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिटरेचर रिव्यू आपका आएगा, साहित्य समीक्षा। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पे साहित्य समीक्षा लिखी है कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो देखो इस शोध में नॉरिस 2024 ब्रिज, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, इनके कार्यों को शामिल किया जाएगा। मैंने क्या लिखा कि भाई लिटरेचर रिव्यू में बता रही हूँ कि मैं कौन कौन से लिटरेचर को पढ़ूंगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप इस रिसर्च के लिए कौन कौन से लिटरेचर पढ़ने वाले हो, कौन कौन से साहित्य पढ़ने वाले हो। तो भाई मैं ये वाला साहित्य पढ़ूंगी, उसके बाद मैं ये वाला साहित्य पढ़ूंगी, और इन दोनों साहित्य को शामिल करके ही रिसर्च बनाऊंगी जो लोकतांत्रिक सुधारों और चुनावी प्रक्रिया पर केंद्रित है। इन साहित्य को क्यों? क्योंकि ये दोनों साहित्य, ये दोनों लिटरेचर मेरे जो टॉपिक है उससे ही रिलेटेड है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये दो इंसानों के नाम दिए हुए हैं, इनके भी साहित्य है, इनके भी लिटरेचर है। इनका भारतीय चुनाव के सुधारों पर क्या अध्ययन किया गया है, इन्होंने अपने लिटरेचर में ये बात बताई है कि जो भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं उनका सुधार कैसे हुआ, उन सब चीजों पे लिखा है इन दोनों व्यक्तियों ने। तो मैं इनके भी लिटरेचर को उठाऊंगी। तो कुल मिलाकर मैं कौन कौन से लिटरेचर पढ़ने वाली हूँ वो आपको यहाँ पे इन्हें पहले ही बताना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम लिटरेचर हम कैसे बताएंगे, आपको पहले प्रपोजल का टॉपिक जब आप डिसाइड करोगे उससे पहले ही जब आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये मेरा टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्या क्या आपके लिटरेचर्स है उसकी खोजबीन आपको करनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो इस तरीके से मैंने लिटरेचर लिख दिया कि मैं कौन कौन से लिटरेचर पढ़ने वाली हूँ। देन यहीं पर ही एक शोध में गैप आना चाहिए। गैप का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पे जब आप लिटरेचर लिखोगे कि आप इन लोगों के लिटरेचर को पढ़ोगे और इनके थ्रू ही अपनी रिसर्च करोगे, लेकिन आपको एक गैप भी लिखना है। गैप का मतलब ये होता है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई जब इन लोगों ने रिसर्च कर रखी है तो आप लोग क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्या खास करने वाले हो इन लोगों से, जब इन्होंने रिसर्च कर रखी है जिनके लिटरेचर आप यूज कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्या करने वाले हो। तो वो होता है आपका गैप। तो यहाँ पर शोध में गैप आपको देना होगा, आपको बताना होगा कि इनसे कैसे अलग है आपकी रिसर्च। जैसे कि भारत में चुनावी सुधारों का विश्लेषण तो हुआ है, मैंने क्या कहा कि इन लोगों ने ये सब तो बता दिया कि हाँ भारत के अंदर चुनावी सुधारों का विश्लेषण हुआ है, एनालिसिस हुआ है, लेकिन इसका लोकतांत्रिक भागीदारी पर विशिष्ट प्रभाव का अध्ययन कम हुआ है। लेकिन उन्होंने ये अच्छे से नहीं देखा कि एक्चुअल में लोकतांत्रिक भागीदारी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस चीज पर अच्छे से अध्ययन नहीं हुआ। तो मैं इसको ज्यादा बेटर तरीके से करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये है गैप, इसलिए मेरी शोध इनसे अलग है, रिसर्च अलग है। समझ आ गया। तो ये था आपका लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद आप बताओगे रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी जहां पे मैंने बताया कि आप किन मेथड्स का, किस तरीके का, कौन से सैंपलिंग का, आपके क्या टूल्स होंगे जो आप रिसर्च में पढ़ते हो ना। आपने रिसर्च पढ़ रखी है, रिसर्च में आप पढ़ते हो ना टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, रिसर्च में आप पढ़ते हो डाटा कलेक्शन कैसे करना है, ये सब पढ़ते हो ना। तो वही सब रिसर्च मैथडोलॉजी है जिसमें आपको बताना है कि
आप किस तरीके का मेथड अपनाने वाले हो। जैसे कि मैंने इस प्रपोजल में लिखा है कि मेथड मेरा होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मिक्स रहने वाला है, मैंने ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी यहीं पे ही डाटा कलेक्शन में कैसे करूंगी। तो चुनाव सुधार के बाद मतदान आंकड़े में देखूंगी, मैंने इनको बताया है कि जैसे ही इलेक्शन में रिफॉर्म्स हुए, जैसे ही चुनावों में सुधार हुआ, अब चुनावों में सुधार करने के बाद जो अगले चुनाव आएंगे मैं उनका डेटा लूंगी, उसको कलेक्ट करूंगी और उनके आंकड़ों से मुझे पता चल जाएगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, असल में जो इंप्रूवमेंट किया था उसका कोई प्रभाव हुआ है या नहीं पड़ा है। सिंपल। तो बस हमने बता दिया हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। जब चुनाव सुधार हो जाएंगे उसके बाद चुनाव सुधार के बाद मतदान के आंकड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा है इसको हम देखेंगे, राजनीतिक जागरूकता कितनी बड़ी है इसको हम देखेंगे। और इसको देखने के लिए, ये सब करने के लिए डाटा कलेक्शन कैसे होगा, सर्वे के थ्रू होगा। सर्वे हम करेंगे और साथ ही साथ जितने भी चुनाव अधिकारी है उनके साथ हम इंटरव्यू भी करेंगे। तो इंटरव्यू और सर्वे इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद यहीं पे रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बताना पड़ेगा सैंपलिंग कैसे इकट्ठा करोगे, सैंपल। तो सैंपल कैसे करेंगे, अलग अलग राज्यों के नागरिकों के लिए नए डाटा का उपयोग किया जाएगा कि हर एक राज्य के लिए हम अलग तरीके का डाटा इकट्ठा करेंगे, हर राज्य का अलग अलग। इस तरीके से हमें हर राज्य की सैंपलिंग मिल जाएगी, हर राज्य की थोड़ी थोड़ी सी पॉपुलेशन हमें मिल जाएगी, ये हमारे सैंपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा का एनालिसिस, ये भी आपको किस में आएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आएगा। तो यहाँ पे हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, यानी कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया है इस मेथड से किया, डाटा कलेक्शन किया, सैंपलिंग लिया है, अब इस पूरे डेटा का एनालिसिस भी तो करना है ना। तो वो कैसे करोगे, तो मैंने बताया कि भाई मैं इनको कुछ सॉफ्टवेयर, हमारे रिसर्च में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने डेटा का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, उसको अच्छे से और समझ लेते हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पर SPSS और आपका थीमेटिक एनालिसिस, ये दोनों तरीके की चीजों का हम उपयोग करेंगे अपने आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए। अब ये सॉफ्टवेयर है, ये आपने पढ़ा भी होगा, आपके एग्जाम में आता भी है, SPSS की फुल फॉर्म, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन इससे बेसिकली बनता है। तो इन तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो अब देख रहे हो मैंने रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से आपको दिखाया, टॉपिक बताया, इंट्रोडक्शन दिया, हो सके तो यहाँ पे आप उद्देश्य ऐड कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिसर्च के क्वेश्चन दोगे तो वही आपके मेन उद्देश्य भी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू करा, लिटरेचर रिव्यू में आपको बताना है कि आप किन किन लिटरेचर्स को आगे पढ़कर शामिल करोगे, उसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए लिटरेचर्स के बारे में, वो मैंने बता दिया। शोध में गैप मैंने दे दिया कि इनकी शोध मेरी शोध से कैसे अलग है, मेरी शोध इनसे कैसे अलग हो सकती है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी, वहां पे हमें क्या क्या ऐड करना होता है। और उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च की टाइमलाइन क्या रहेगी वो आपको बताना है, क्योंकि रिसर्चर जो जितने भी वहां पे लोग बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, वो आपसे पूछेंगे आपकी रिसर्च की टाइमिंग क्या है। तो आपके उसमें सब कुछ लिखा होगा क्या, कि भाई मैं लिटरेचर रिव्यू करूंगी, 3 महीने लगेंगे मुझे लिटरेचर रिव्यू करने में, मुझे 4 महीने लगेंगे डेटा का कलेक्शन करने में, 2 महीने लगेंगे मुझे डेटा का एनालिसिस करने में, और उसके बाद 2 महीने मुझे पूरी राइटिंग द प्रपोजल, क्योंकि हमें फिर से एक प्रपोजल रेडी करना होता है लास्ट में, ठीक है। और उसमें भी मुझे 2 महीने लगेंगे, जहां पे आप प्रॉपर तरीके से लिखते हो, जहां पर आप इंडेक्स भी ऐड करते हो, यानी कि जो पूरी आपने रिसर्च कर रहे हो, जितने भी चैप्टर्स आप उसमें रखोगे, इंडेक्स बोल लीजिए या फिर आपके चैप्टराइजेशन भी हम बोलते हैं, यानी कि इंडेक्स पेज जैसे आप देखते हो ना, बुक का इंडेक्स पेज होता है, हर चैप्टर नंबर 1 का नाम ये है, चैप्टर नंबर 2 का नाम ये है, इस तरीके से। तो इंडेक्स पेपर भी हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, रिसर्च इस वाले प्रपोजल में भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब आपकी रिसर्च हो जाएगी, जब आप फाइनल प्रपोजल लिखोगे रिसर्च के बाद वाला, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा वो चैप्टर कि आपने इस पहला चैप्टर आपने ये बनाया है, सेकंड चैप्टर ये, थर्ड चैप्टर ये, ठीक है। हालांकि शुरू में बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे पता क्या फायदा होता है, आपको पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आपको क्या करना है, अब क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है और फिर क्या पढ़ना है। लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बट हाँ, लास्ट में यहाँ पे बनेगा राइटिंग द प्रपोजल, 2 महीने मुझे लगेंगे। तो पूरी टाइमलाइन आपको ने लिख दी कि मुझे कितने कितने महीने लगने वाले हैं किस काम के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आ गए, ये सेपरेट, ऊपर क्वेश्चन था, क्वेश्चन का मतलब ही ऑब्जेक्टिव्स है, कोई अलग नहीं है। लेकिन वही है, जरूरी नहीं है आप ऑब्जेक्टिव्स को वहां भी लिख सकते हो, आप यहाँ बाद में भी लिख सकते हो, अगर वहां नहीं लिखना, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव है कि यह अध्ययन करना कि चुनावी सुधार के मतदान प्रक्रिया कैसे प्रभावित करती है और चुनावी सुधारों में चुनावी धांधलेबाजी क्या है, गड़बड़ियां तो नहीं हो रही, और या फिर लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सुधारने के लिए आगे क्या सुझाव हम कर सकते हैं, ये सब ढूंढना ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। आपने रिसर्च में क्या क्या क्वेश्चन लिए, वो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। थोड़ा आप अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि भाई मेरे रिसर्च क्वेश्चन मैंने ये बनाए हैं, मेन उद्देश्य इनका आंसर खोजना है और यहाँ पर इन सब चीजों को भी हमें देखना है, ठीक है। ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो होने ही चाहिए आपके। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा रेफरेंसेस। आपको लास्ट में अपने रेफरेंसेस देने होंगे। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि भाई आप कौन सी चीज कहाँ से लेने वाले हो, क्या क्या किन रेफरेंसेस का आप यूज करोगे, वो सारे रेफरेंस आपको बताने पड़ेंगे। अगर नहीं बताओगे तो सब कहेंगे अरे भाई इसने बताया ही नहीं, यानी कि ये चोरी कर रहा है, प्लेगरिज्म कर रहा है। तो आपको रेफरेंसेस की पूरी लिस्ट लास्ट में देनी पड़ेगी, लास्ट में ये लिखना है आपको। यहाँ पे XXX लिख रहा है यानी कि किसी का भी नाम, कि भाई इस साल में उसने ये रिसर्च करी थी, ये रहा उसका रिसर्च पेपर, मैंने इसका यूज किया, मैंने इसका रिसर्च पेपर यूज किया, इसका भी किया और इसका भी किया, जो जो यूज करे वो सब आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल साइंस का सारतोरी, सारतोरी का हमने पार्टी सिस्टम हमने ये लिया है, ठीक है। इससे पढ़ के हमने कुछ बातें लिखी है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है। समझ आ गया। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे स्टेप कि आपको किस प्रकार से अपने रिसर्च प्रपोजल को रेडी करना है। टाइटल, इंट्रोडक्शन, रिसर्च क्वेश्चंस कि आपके क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, या ऑब्जेक्टिव्स भी आप इनको मान सकते हो। उसके बाद नहीं तो ऑब्जेक्टिव्स आप अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ होने चाहिए। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, देन आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बाद आपके ये रिसर्च की टाइमलाइन, लास्ट में आपके रेफरेंस। टाइमलाइन लिखोगे, यहाँ पे आप इंडेक्स पेज भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पूरा रिसर्च प्रपोजल आप लोग रेडी कर सकते हो, इस तरीके से पूरा रिसर्च आपको रेडी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको काफी हेल्प मिली है इस वीडियो से कि एक्चुअल में रिसर्च प्रपोजल हम रेडी कैसे करते हैं। तो आने वाले और भी जो भी कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर आप चाहते हो कि और किसी ऐसी वीडियो बन जाए जहां पे आपको हेल्प मिले, तो आप ये सब कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ऐसी और किन टॉपिक्स पर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। सो अभी यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।